राजकुमार पांडे अपने लोकवार्ता चैनल के माध्यम से भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में परिसीमन और महिला आरक्षण दो ऐसे विषय हैं जो केवल कागजी बदलाव नहीं है, बल्कि ये देश की सत्ता के संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हथियार हैं। जब से संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है, तब से देश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। इस बिल के अनुसार संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। लेकिन इस पूरे कानून की सबसे बड़ी शर्त यह है कि यह आरक्षण तुरंत लागू नहीं होता। देश में नई जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही प्रभावी होगा। इसी शर्त को लेकर देश में इतनी हायतोबा मची हुई है। सवाल उठता है कि परिसीमन में आखिर ऐसा क्या है जो सभी राजनीतिक दलों की नींद उड़ाए हुए है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनसंख्या के अनुपात में या उसके आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय किया जाता है और सीटों की संख्या बढ़ाई या घटाई जाती है। वर्ष 1971 की जनगणना के बाद देश में जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी सरकार द्वारा सीटों की संख्या को 543 पर फ्रीज कर दिया गया, जिसे बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। अब 2026 के बाद जब भी जनगणना के आधार पर नया परिसीमन होगा तो नए संसद भवन की समीक्षा क्षमता के अनुसार लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर लगभग 750 या 850 तक पहुंच सकती है। अब इसमें सबसे बड़ा बदलाव सीटों के क्षेत्रीय वितरण में है। भारत में उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक ने जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को बहुत ही सफलता से लागू किया। इसी वजह से उत्तर बनाम दक्षिण का एक बड़ा राजनीतिक टकराव खड़ा हो गया। परिसीमन के गणित के अनुसार उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 130 से 140 के पास पहुंच सकती हैं और बिहार की सीटें 40 से बढ़कर के 70 से 80 तक हो सकती हैं। अब वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें आबादी का अनुपात कम होने के कारण या तो स्थिर रहेंगी या प्रतिशत के हिसाब से काफी घट जाएंगी। दक्षिण भारत के नेताओं जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और अन्य प्रादेशिक दिग्गजों का आरोप है कि केंद्र सरकार की बात मानकर आबादी पर नियंत्रण करने की उन्हें सजा दी जा रही है, जबकि आबादी बढ़ाने वाले उत्तर भारतीय राज्यों को ज्यादा सीटों का इनाम दिया जा रहा है। जब से यह बिल लाया गया और इसे परिसीमन से जोड़ा गया, तब से पक्ष और विपक्ष के नेताओं की तरफ से तीखी बयानबाजियां देखने को मिलती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे महिलाओं का ऐतिहासिक सम्मान मोदी की गारंटी बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट किया है कि संविधान के नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत जनगणना और परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। और दूसरी तरफ विपक्ष विशेषकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सहयोगियों ने संसद में कहा कि यह बिल केवल एक चुनावी हथकंडा और झुंझुना है। राहुल गांधी ने मांग रखी है कि महिला आरक्षण को तुरंत 2024 से ही लागू किया जाना चाहिए और इसमें जनगणना तथा परिसीमन की शर्त को जोड़कर महिलाओं को छला गया है।
इसके साथ ही कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से उप आरक्षण, कोटा के अंदर कोटा देने की मांग उठाई, ताकि इसका लाभ केवल शहरी या उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित न रहे। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने मुस्लिम और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षण न होने पर इसका विरोध किया। इतिहास के पन्नों को देखें तो नेताओं के रुख में हमेशा दोहरापन रहा। 1996 में गौड़ा सरकार के दौरान जब पहली बार यह बिल आया था तो शरद यादव जैसे नेताओं ने परकटी औरतों का तंज कसा था। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने भी ओबीसी कोटे के बिना इसे पास न होने देने की कसम खाई थी। 2010 में जब मनमोहन सिंह सरकार ने इसे राज्यसभा में पास कराया तो लोकसभा में सहयोगियों के विरोध के कारण सरकार गिरने का खतरा पैदा हो गया। और आज वही दल जो पहले इसका विरोध करते थे अब क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो सत्ता पक्ष या पार्टी इस परिसीमन और महिला आरक्षण को पूरी तरह लागू करने में सफल होगी उसे बहुत बड़ा चुनावी और रणनीतिक फायदा मिलेगा। अगर बीजेपी इस पूरे ताने बाने को सफलतापूर्वक जमीन पर उतार देती है तो इसके लिए 50 साल की सत्ता की नींव फिक्स करने का रास्ता खुल सकता है। अब इसके पीछे का गणित भी समझिए कि परिसीमन के बाद उत्तर भारत की सीटें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि जो पार्टी उत्तर भारत यानी हिंदी बेल्ट यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान में एक तरफा प्रदर्शन करेगी उसे केंद्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा हासिल करना बेहद आसान है। इससे दक्षिण भारत या छोटे क्षेत्रीय दलों पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। अब इससे विपक्ष को सबसे बड़ा नुकसान यही दिखाई दे रहा है। यदि सीटों का भूगोल इस तरह बदल गया तो उसके राष्ट्रीय स्तर पर वापसी करने के रास्ते बेहद कठिन हो जाएंगे और क्षेत्रीय छत्रपों की बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। अब जहां तक पुरुषों और महिलाओं के फायदे और नुकसान का सवाल है तो आम महिलाओं के लिए भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी मोड़ है। अब तक देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी केवल 14 से 15% के आसपास रही है। इस पूरे कानून के बाद लोकसभा में लगभग 180 से अधिक महिलाएं सांसद सीधे चुन करके आएंगी। परिसीमन के बाद यह संख्या 250 के पार भी जा सकती है। इससे महिलाओं के मुद्दों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर नीतियां बनाने में सीधा असर पड़ेगा। हालांकि पुरुषों और वर्तमान में स्थापित पुरुष नेताओं के लिए एक बड़ा झटका और नुकसान का सौदा है। जब 33% सीटें महिलाओं के लिए चक्रानुक्रम यानी रोटेशन के आधार पर आरक्षित होंगी तो हर चुनाव में कई पुरुष नेताओं की स्थापित और सुरक्षित सीटें उनके हाथ से निकल जाएंगी। कई बड़े पुरुष दिग्गजों को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी या अपनी जगह घर की महिला सदस्यों को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। इससे राजनीति में एक नया खतरा पति सांसद या पार्टी प्रमुखों की महिला रिश्तेदारों के उभार का भी है, जहां असली ताकत पुरुष नेताओं के हाथ में ही रहने का जोखिम रहेगा। अब संक्षेप में कहें तो परिसीमन केवल सीटों की नपाई का काम नहीं है, बल्कि यह भारत के नक्शे पर शक्ति का नया केंद्र तय करने का खेल है। एक तरफ यह देश की आधी आबादी को उनका संवैधानिक हक देने का वादा करता है
तो दूसरी तरफ उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व का एक ऐसा संतुलन खड़ा करता है जो आने वाले कई दशकों तक भारतीय लोकतंत्र की भावी दिशा और दशा को तय करेगी। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय भारत, वंदे मातरम।